जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे रीट एग्जाम मॉडल पेपर की बात करेंगे। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस की बात करेंगे। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करेंगे। पहले हम बाल विकास सीडीपी के जो है 30 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। इसके बाद आपके हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चंस करेंगे, ग्रामर, गद्यांश पद्यांश एंड आपका पेडागोजी के। इसके बाद संस्कृत की बात करेंगे 30 प्रश्न की। ये तीनों कंपलसरी होते, चाहे रीट प्राइमरी लेवल की बात करें या रीट लेवल 2 में आपका चाहे एसएसटी की बात करें, ठीक है, साइंस मैथ्स विज्ञान की बात करेंगे, ये कॉमन होता है। इसके बाद जो रहेंगे 60 क्वेश्चन साइंस मैथ्स के या आपके एसएसटी की कहेंगे, तो इसके बाद जो है एसएसटी के हम 60 क्वेश्चन करेंगे। पहले जो 3 सब्जेक्ट कंपलसरी आप सभी के लिए, पहले इनका करते हैं संभावित प्रश्न, सारे प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में दिया गया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके सभी लोग जानते हैं, वुडवर्थ महोदय जी का कथन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष जो अंतराल संबंधित होता है वह आपका होता है 6 से यौवन तक होता है। 6 वर्ष से लेके यौवन तक जो है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था जो का वर्ष अंतराल संबंधित होता है। या 18 से 20 कहेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे हम 6 से लेके यौवन तक की बात करेंगे। अगला कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, कोहलर, फ्रॉयड या वाटसन की बात करेंगे। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले और कोई नहीं, आपके एरिक्सन हो जाएंगे। होगा, एरिक्सन ने किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने व्यक्तित्व, सांवेगिक तथा समाजी विकास को समन्वित भी किया था। अगला, किसके अनुसार इदम, अहम, परअहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? इद, ईगो, सुपर ईगो। आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस सेट में हमने जो अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो सभी लोग जानते ही है फ्रायड महोदय जी का। जी हाँ, फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा पराअहम, इद, ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। 5वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह विधि आप कहलाती मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला, प्रत्ययों का बनते रहना एक कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो प्रत्ययों का बनते रहना वह हमारी कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संचयी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भूलने का कारण मानसिक द्वंद्व हो सकता है, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा हो सकती है, लेकिन शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकारक की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि की संरचना के मूल रूप से 2 कारकों, समान कारक जिसे हम जी फैक्टर और एक होता है विशिष्ट जिसे हम एस फैक्टर को चिन्हित मानते हैं। इसमें जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया है। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं वह क्या कहलाता है? उसी को ही साथियों मध्यांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों से विधि है आकृति, स्तंभाकृति, गुंबाक्षर या स्वलिखित। तो आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में जो एक विधि कहलाती है वह हमारी स्तंभाकृति एक विधि है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, नोट्स PDF फाइल प्राप्त कर लीजिएगा। पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो वह होता है व्यक्तित्व विभिन्नता पर, क्योंकि पढ़ाना है तो बच्चे में अलग, सब में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान मनोवैज्ञानिक तथ्य पर, व्यक्तित्व विभिन्नता पर होनी चाहिए। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन होता है? तो मापन के स्तर में देखा जाए सबसे अच्छा जो है अनुपात होता है। ठीक है, मापन के सभी स्तरों में अनुपात को जो है सबसे बेहतर माना गया है।
अगला, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाओं की विशेषताएं, लक्षण ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब भी अमूर्त की अगर बात करें, अमूर्त तर्क की बात होती है तो औपचारिक जीन पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है। 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी की हैं। पहली आपकी होती है संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी 7 से 11 मूल संक्रियात्मक अवस्था। चौथी होती 11 से आगे या 11 से लेकर 15 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, तो जन्मजात जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। तो खाली स्थान जो है जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। किसका होता है? समानता, वंशानुक्रम, निरंतरता, युयुत्सा। तो आप सभी लोग जानते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा निरंतरता जो है जन्मजात व्यक्तियों का योगफल कहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो आप जानते हैं प्रक्षेपी परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो रोसा शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, शब्द साचर परीक्षण, ये तीनों प्रक्षेपी परीक्षण है। लेकिन 16 पीएफ परीक्षण आपका जो है ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ठीक है, ये हमारा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। अन्य जो हमारी दी गई हैं, ठीक है, रोसा शाही, टीएटी, शब्द, ये तीनों व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं, लेकिन 16 पीएफ परीक्षण आपके विधि नहीं। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत खाली स्थान द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। तो आवश्यकता का पदानुक्रमित जो सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो राइट ऑप्शन यह हो जाएगा, हम बात करेंगे अब्राहम मैस्लो, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा गया है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न भैया, कई बार पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि को मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा गया है, क्योंकि जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे एडिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, यौन ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मुख्य या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला है, किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा का क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। जब भी जानते हैं ये शब्द जहाँ पर भी आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जिक्र होता है, एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है और वह होता है B.F. स्किनर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन जो है कौन कौन से होती हैं? वह होता है बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन है। लेकिन प्रसार आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं कहलाता है। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, सभी लोग जानते हैं जब भी प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का जिक्र होता है एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आता है और वह आपके थार्नडाइक महोदय। अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह उसकी प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है और यही संबंध सीखना कहलाता है। खाली स्थान किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल होता है? किसका अनुसार है, किसका कथन है? तो आप सभी लोग जानते हैं वुडवर्थ का कथन है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? तो बच्चे, अगर बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं जो है प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, तो यह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ साथियों, अधिगम में जो स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है आप कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं। हम किस ऑप्शंस की बात करेंगे? हम स्पीयरमैन की बात करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की सफलता क्या कहलाती है? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की सफलता को ही क्या कहा जाता है साथियों? उसी को ही आपको क्या कहा जाता है? विस्मृति। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्मरण रखने में पुनः स्मरण करने की सफलता यहाँ पे दिया गया है, थोड़ी क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सफलता दे दिया गया है, तो यहाँ पे सफलता दिया गया है तो स्मृति कह सकते हैं। वैसे अगर सफलता दिया गया है
तो फिर यहाँ पे स्मृति होगा, लेकिन सीखी हुई बात को स्मरण या पुनः करने की असफलता यहाँ पे हो जाना है, ठीक है। तो मिसप्रिंट हुआ है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो असफलता को विस्मृति कहेंगे, असफलता को स्मृति कहेंगे, अच्छी स्मृति वाला, ठीक है। खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है किसने दिया है, तो वह हमारे जुंग महोदय जी ने दिया। जी हाँ साथियों, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। जुंग नहीं है, युंग है वैसे, ठीक है। और देखिए लिखते हैं युंग है और स्पेलिंग में JUNG होता है, तो काफ़ी सारे जो है भ्रांतियाँ हो जाती हैं। अंगूर खट्टे हैं, इसका उदाहरण क्या हो जाता है? अंगूर खट्टे हैं अर्थात इसका उदाहरण हो जाएगा युक्तिकीकरण की बात करेंगे। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का जिक्र होता है, तो आपके VF स्किनर होता है। शायद यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बुद्धि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध IQ किसके बीच होती है? सभी लोग बताइएगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध IQ के बीच जो बुद्धिलब्ध होती है वह हमारी कहलाती है 90 से लेके 100 तक, क्योंकि औसतन पूछा गया है, ठीक है। तो 90 से लेके 109 तक की बात करेंगे। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? सभी बताइएगा। उसी को ही साथियों हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। जी हाँ, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है। और CDP बाल विकास का 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है कि समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि समान महिला में क्या होते हैं? समान महिला में XX होते हैं, ठीक है। फीमेल में XX, पुरुष में XY होता है। अगर फीमेल का X गुणसूत्र मेल का X गुणसूत्र होता है तो फिर पुत्री का होता है। अगर मेल का Y गुणसूत्र फीमेल का XY गुणसूत्र होता है तो फिर आपका पुत्र होता है। तो कहीं ना कहीं जो पुरुष का गुणसूत्र है वह निर्भर करता है पुत्र और फीमेल और मेल के बच्चे की अगर बात करें। तो XY गुणसूत्र समान पुरुष के हैं तो समान महिला के XX हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समान महिला में XX, शायद यहाँ पे D ऑप्शन कर सकते हैं या, ठीक है, तो XX हो जाएगा जो ऑप्शन दिया रहे। अब बात करेंगे हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा में पहले पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया। अद्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति के कुछ फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर आपका सर्वविनाशकारी शस्त्र बनने लगे। अगर यही गद्यांश अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको पता है कि कितना 2 से 3 मिनट में ये 15 प्रश्न आप लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ आ जाता है। और आइए जानते हैं गद्यांश के प्रश्न कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो इस गद्यांश का मूल जो कथन है वह होता है निस्त्रीकरण और विश्व शांति। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं? तो आधुनिक युद्ध देखा जाए जैसे अभी रूस और उनका चल रहा है, किनकी बात करेंगे अभी, ठीक है, भयंकर युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध का यहाँ पे चल रहा है। तो आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्यों होते हैं? आधुनिक और आजकल के युद्ध की बात करें, इसका जो प्रमुख कारण हो जाता है और वह प्रमुख कारण अधिकांश जनता और उनको संपत्ति नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? तो बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी जो शस्त्रास्त्र हैं, ठीक है, तो वो क्यों बना रहे हैं? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पारस्परिक भय के कारण। सब कोई अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता है, हर एक देश। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? तो एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम जो अनुभव है वह आपके साथियों जापान के अजेय शक्ति से पराजय से प्राप्त हुआ। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो प्रेरणा की अगर बात करें तो अमेरिकी की विजय ने दी है। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य के लिए सार्वजनिक उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? देखिए सारे आपके कहीं ना कहीं गद्यांश से ये सारे प्रश्न सब लिए जाते हैं, शब्द लिए जाते हैं, थोड़ा उनमें से मॉडरेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त को सार्वजनिक होगा कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि रामधारी सिंह की जो रचना है कौन कौन सी है। उर्वशी है, रेणुका है, स्वर्णधूल है, लेकिन आपका रस्मरथी है वह नहीं है। ठीक है, उर्वशी, रेणुका, स्वर्णधूल आदि रस्मरथी उनके द्वारा रचित आपकी नहीं है। तो रस्मरथी किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए, किसी भी धातु में अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जो शब्द बन जाता है उसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है, धातु में प्रत्यय जोड़ने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं और क्रिया विशेषण का एक भेद भी होता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, लेखक किसके हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? सभी लोग बताइएगा। तो चांद मुंह के टेढ़ा के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करेंगे। अगला है कि अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या होगा? देखिए, अनुरोध आग्रह दिया गया है, तो आग्रह का यहाँ पे अर्थ दे दिया गया कि विनय पूर्वक याचना करना। ठीक है, अनुरोध का दिया गया। ठीक है, अनुरोध का अर्थ दिया गया कि विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का अर्थ क्या होगा या आग्रह का आशय क्या होगा? सभी बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकार, भावना से हृदय याचना करना। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तो तत्सम तद्भव से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपको पहचान लेना है। तो देखिए, जो आगम दिया हुआ है, क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आगम जो शब्द दिया गया है इसका तत्सम क्या होता है? आगम एक तद्भव है, और अगर इसका तत्सम की बात करें तो अगम्य होता है। सॉरी, यहाँ पे गा आएगा। अगम ये तत्सम रूप हो गया और अगम यह तद्भव रूप हो गया। बाकी आश्रय, अवगुण, स्नेह ये सारे आपके तत्सम में दिए गए हैं, तो तद्भव नहीं होंगे। ठीक है, प्रश्न तो ये पूछा गया है कि तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे अगम तद्भव हो जाएगा। इनमें से तत्पुरुष समास का बताना है। जी हाँ, तत्पुरुष समास किस में हुआ है? सभी लोग बताइए। तो आत्मनिर्भर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या है? आत्म पर निर्भर या आत्म में निर्भर। ठीक है, आत्म पर निर्भर, अपने आत्म पर निर्भर होना चाहिए। तो आत्म पर निर्भर ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। हरियाली है जातिवाचक, संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या विशेषण है? सभी बताइएगा। तो हरियाली यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो हरियाली यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, हरियाली। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द पहचानना है। पहले हमने तद्भव पहचाना, अब हमें तत्सम शब्द पहचानना है। तो यहाँ पे जो आलस्य शब्द दिया गया है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसका अगर तद्भव पूछा जाएगा तो इसका जो तद्भव होता है वह हो जाएगा आलस। आलस तद्भव हो जाएगा और आलस्य तत्सम रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। जी हाँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग से भी प्रश्न आते हैं। तो बुढ़ापा यहाँ पे क्या जो दिया गया है वह एक आपके पुल्लिंग शब्द पर आ जाएगा। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द में क्या होता है? अक्सर देखते होंगे। बिल्कुल, आप प्रश्न पूछते नहीं, वो उत्तर बच्चा दे देता है। तो या ऐसा अगर हमारे फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेशन में होता है कि कोई भी कुछ बोले प्रति उत्तर उसके पास होता ही होता है। तो जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द में प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे, क्योंकि बच्चा जो है, देखिए, सबका प्रतिभाशाली, बुद्धिमान दिया गया है, लेकिन तीसरा ऑप्शन एक आपको डिफरेंट ही दिया गया है। ठीक है, तो जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसके लिए शब्द जो है प्रति उत्पन्नमति होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो अव्यय भी पहचानना हमसे आना चाहिए। देखिए, आज, इधर, कल ये सारे अव्यय हैं, लेकिन किसे जो है ये अव्यय नहीं होगा। ठीक है, आज, कल कालवाचक अव्यय तथा इधर स्थानवाचक अव्यय है। आजकल ये दोनों क्या है? कालवाचक हैं, और इधर ये स्थानवाचक। कहते हैं ना, इधर जाना है, उधर जाना, तो स्थानवाचक हो जाएगा। प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है? सभी बताइएगा। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है लिखित इतिहास के पहले। जी हाँ, प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है लिखित इतिहास के पहले का अर्थात इस काल को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, अच्छे तरीके से आप जानते हैं, कदाचित। कदाचित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, और
धीरे धीरे, अचानक, शायद, कदाचित, यथाशक्ति, ये सारे क्रिया विशेषण हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? जी हाँ, उपसर्ग। सभी बताइएगा। देखिए, अवसाद, सज्जन, प्रहार, ये तीनों शब्दों को निर्माण उपसर्ग के हुआ है, लेकिन उन्नति का निर्माण उपसर्ग से जो है नहीं हुआ है। क्या हम सही कह रहे हैं? सही बताइएगा। उन्नति एक पूर्ण शब्द है, इसके निर्माण में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उन्नति का एक पूर्ण शब्द है। गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, सही बताइएगा। तो गुणा केस का जो संधि विच्छेद होता है, गुणा का धन ईस, आ और ई मिलके ए में परिवर्तित हो जाता है, आ और ओ में ओ के परिवर्तित हो जाता है। किस संधि की बात करते हैं? सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि की बात करेंगे। गुणा केस अर्थात गुणा का धन ईस बराबर गुण संधि की बात करेंगे। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति पहचान लेना है, बहुत ही अच्छा आसान तरीका है लोकोक्ति पहचानना। कैसे पहचानेंगे? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये एक लोकोक्ति या कहावत है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोष लगाना। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द बताइए। जी हाँ, प्रत्यय युक्त जो शब्द कहला जाएगा वह होगा बोली। अब बोली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। निर्विवाद में कौन सा समास होगा? जी हाँ साथियों, निर्विवाद में जो समास हो जाता है वह हमारा कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द की पहचान करना है। तो प्रत्यय युक्त जो शब्द है हमारा समझदार। समझ शब्द में दार प्रत्यय लगाकर समझदार शब्द बनाया गया है। क्या है? समझ में जो है समझ धन दार, तो यहाँ पे दार प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी, ज्योत्सना का सही वर्तनी आपको चयन करके बताना है। तो ज्योत्सना जो सही लिखा बी ऑप्शन, ये वाला ज्योत्सना। ठीक है, जो आधा था, आधा शा और ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राति का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, राति का पर्यायवाची भी आपसे आना चाहिए। तो छपा, शर्वकी, सरवरी, यामिनी, ये हमारे क्या है? राति के पर्यायवाची है। लेकिन जो शशक दिया गया है, शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, छपा, सरवरी, यामिनी रात्रि के पर्यायवाची। शशक किसका है? खरगोश का पर्यायवाची। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सर्वाधिक सही दिया गया है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो डी ऑप्शन यहाँ आप लोगों को सही हो जाएगा। निषिद्ध शब्द का आपको विलोम बताना है। तो निषिद्ध शब्द का जो विलोम हो जाता है वह हमारा क्या होता है? विहित हो जाता है। ठीक है, तो निषिद्ध का विलोम आपका विहित हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं अग्नि का पर्यायवाची जो होता है वह आपका पावक हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये पीयूष दिया गया है, पीयूष किसका होता है? अमृत का होता है। ठीक है, और अंबर का जो होता है आकाश की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मयंक जो होता है चंद्रमा का होता है। तो यहाँ पे अग्नि का आपको क्या हो जाएगा? पावक वाला हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे संस्कृत भाषा की, बात कर लेते हैं। संस्कृत भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। संस्कृत में आपके देख सकते हैं लैंग्वेज पर दिया गया है। पहले गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में देखिए, पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे श्लोक दिया गया है, पहले श्लोक करेंगे। श्लोक क्या दिया गया है? अश्वानाम लक्षणम वियोगो गजानाम लक्षणम मदः चातुर्घ लक्षणम स्त्रीणाम उद्योगो लक्षणम नृणाम नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकैः नाचैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतिः। ये श्लोक आए तो आप समझ लीजिएगा आपसे बिल्कुल A to Z आंसर बन रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस श्लोक से संबंधित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। उद्योगैः केषां लक्षणम, उद्योगैः केषां लक्षणम हो जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा। तो उद्योगैः केषां लक्षणम हो जाएगा। अब आपको श्लोक पर भी जा सकते हैं, ये सारा श्लोक से ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उद्योग यहाँ पे दिया गया है ना, स्त्रीणाम उद्योग लक्षणम नृणाम। क्या दिया गया है? नृणाम दिया गया है। अब देखें किस ऑप्शन में नृणाम दिया गया है, तो देखेंगे डी ऑप्शन पर नृणाम दिया गया है। ठीक है, अर्थात नृणाम में अगर पूछा जाए तो उद्योग पुरुषों का लक्षण है,
खष्टी भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और अन्य जो दिए गए हैं, अश्व नाम घोड़ा, गजा नाम हाथी, अजा नाम रघुवंशी, एक राजा का नाम अजा नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपय्य पदस्य पर्यायो भवति। आपय्य पदस्य में पर्याय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस्य पद में पर्याय क्या हो जाएगा? जन्म पर्याय हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि घट का अर्थ घड़ा होता है, पट का अर्थ कपड़ा होता है, और सर का अर्थ तालाब होता है, इसलिए आपका पर्याय क्या हो जाएगा? सभी लोग जान गए। तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने कै शब्द है प्रयुक्त है। तृतीय श्लोक अग्नि में प्रयुक्त जो स्थान है वहाँ पे कौन सा आपका आएगा? तृतीय श्लोक में देखिएगा, ठीक है, एक श्लोक हमारा कौन सा हो गया? तृतीय श्लोक बताया गया है, नहीं? तो एक ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे तृतीय श्लोक की बात करेंगे। क्षमा शास्त्रे करे यस दुर्जन किम करिष्यति अत्रिणी पतितो वाणी। ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो यहाँ पे तृतीय श्लोक है अग्नि इति पदस्य स्थाने का प्रयुक्त है, यहाँ पे वाणी, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला की भोजनांते किम विषप्रदम। तो यहाँ पे हो जाएगा वारी। ठीक है, डायरेक्टली आंसर करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रीते लक्षणम कतिविधम। तो प्रीते लक्षण में कौन सी विधि हो जाएगी? तो यहाँ पे खट विधि हो जाएगी। अगला दिया गया है कि संग दोषेण विकार है कुत्र न भवति। तो यहाँ पे हो जाएगा साधोष हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे श्लोक और दिया गया है, इस श्लोक से प्रश्न करेंगे। श्लोक यहाँ पे जो ऊपर ही दिए गए थे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ऊपर से ही, तो यहाँ पे श्लोक पर बताया गया है। तो तृतीय शिक्षिका प्रत्येक शब्द शुद्ध उच्चारण, यहाँ पे पेडागॉजी के प्रश्न आ गए हैं। क्या आ गए हैं साथियों? पेडागॉजी के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं। और चलिए शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्नों को कर लेते हैं। तो तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्ध उच्चारण ध्यानम ददाति एवं सा किम विक्षुतम इच्छितुम। अब आपको बताना है, यहाँ पे अच्छे तरीके से कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, तृतीय कक्षा की शिक्षिका जो है प्रत्येक शब्द को शुद्ध उच्चारण को ध्यान देती हुई, और साथ ही साथ मतलब प्रत्येक शुद्ध उच्चारण को ध्यान रही है, वह जो है किसकी जो है विकसित करने की इच्छा कर रहे हैं, किसको उजागर कर रहे हैं? अर्थबोध की, संशक्ति की, शुद्धताम की या धारा प्रवाहिता की। देखिए, अगर शुद्ध उच्चारण को ध्यान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शुद्धता की, ठीक है, शुद्धता को जो है विकसित करना चाहती हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखित कस्मिन कार्ये सूक्ष्म पेशी कौशलस आवश्यकता अस्ति। यानी इनमें से जो है कौन सा कार्य जो है सूक्ष्म पेशी कौशल की आवश्यकता होगी, किस कार्य में? तो सूक्ष्म पेशी कौशल का जिक्र होता है तो फिर लेखन ही आता है, सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और सूक्ष्म पेशी कौशल वह कौशल है जो लेखन की प्रामाणिकता तथा कुशलता पर निर्भर करता है, और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से ही अपने आत्मशक्ति कौशल को भी परखता एवं समझता है, और मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्र पेशी कौशल भी बताया है। अगला दिया गया कि प्रतिपुष्टि अर्थात जो फीडबैक होता है वह क्या होता है? तो प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है वह उभय शिक्षार्थीनाम कृते स्वविकासाय। अर्थात साथियों, प्रतिपुष्टि को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा शिक्षकस्य विकासय के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है, और प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संतुष्ट से भी जो है किंचित लिया जाता है। अगला प्रारंभिक स्तरीय पठनम शिक्षयितुम अधस्तनेषु कस उपाय देता अधिका भवति। तो प्रारंभिक स्तर में पढ़ने पर देखा जाए, शिक्षक के ध्यान पर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो उपाय देता होता है वह होता है बोध पट्टनानाम। बोध पट्टनाम अर्थात आप समझ गए होंगे, जिसे हम फ्लैश बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसकी उपादेयता अधिक रखनी चाहिए। शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर करना चाहिए, और फ्लैश कार्ड एक क्या है? पठन सामग्री होती है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि बालानाम पाठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम किमस्ति।
तो देखिए बालकों में पठन और लेखन और का विकास जो है इनमें से कौन सा चरण हो जाता है, वह होता है उद्गमी साक्षरता। अर्थात बालकों में पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभिक चरण उद्गामी साक्षरता ही होती है। उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदय मंचन पर निकलने वाली शिक्षा की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षिका स्वकक्षायां बालनां युगलेषु विभजति तान् युगलान् स्वस्वपुस्तकानां विनिमयीकृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनम कर्तुम सोचयति एवं सा किम कर्तुम इच्छति। देखिए थोड़ा प्रश्न बढ़ा दिया गया, मतलब शिक्षिका जो है स्वकक्षा बालनों में युगलेश विभजाति। अब युगलेश का अर्थ क्या होता है हम आपको बताने वाले। युगलेश का अर्थ होता है बालकों में जोड़ों में विभाजित करना। क्या होता है युगलेश, मतलब जोड़ों में विभाजित करना। युगलान स्वस्व पुस्तकाम विनिमयी कृत्वा निर्देशानुसारम संशोधनम कर्तुम सोचयति। तो क्या हो जाएगा, एवं सब किम कर्तुम इच्छति, मतलब ये क्या हो जाएगा, समकक्षी मूल्यांकन हो जाएगा। अगर अच्छे तरीके से समझें कि उन यहाँ पे दिया गया कि कोई भी शिक्षिका या अध्यापिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में विभाजित करती है तथा उन युगलों को स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदत्त अर्थात प्रदान करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को संशोधन या त्रुटि संशोधन के लिए सूचित करती है, तब इस प्रकार का शिक्षिका जो कार्य है वह समकक्षी मूल्यांकन कहलाता है। अगला है मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानंशात्। तो मूल्यांकन समय में इनमें से जो जिस विषय का शिक्षक जो है ध्यान करता है वह हो जाता है एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्वस्थया सह तुलना। डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं मूल्यांकन के समय शिक्षा का आवश्यक ध्यान आकर्षण एक छात्र के विकास तथा उसके पूर्व स्थित कार्य की तत्क्षण तुलना करना होता है। अर्थात कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करेगा, तभी एकांगी मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण ही हो जाएगी। साथ ही मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का तात्पर्य यही है कि मूलता का आकलन करना। अगला दिया गया कि पाठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। तो पठन समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। अर्थात साथियों सबसे महत्वपूर्ण होता है पढ़ने और पढ़ाने में, अर्थात पठन पाठन के समय मूल रूप से पढ़ाते समय पाठ के अर्थ को बोधित करना महत्वपूर्ण होता है। कारण है यदि छात्र पाठ कार्य कर रहा है तो सर्वप्रथम उसे पठित वस्तु पाठ विशेष का अर्थावगमन होना चाहिए। पठन का यह कार्य मूल कार्य भी कहलाता है। बालानां पत्रिकातैः कस्यचित् कथायाः पठनम नाम। तो बालकों में पत्रिका में देखा जाए कौन से कथा का पठनम नाम दिया जाता है, उसे दिया जाता है विस्तृत अध्ययनम, एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि छात्रों द्वारा यदि किसी भी पत्रिका का संदर्भ कहानी उद्देश्य पाठ पढ़ा जाता है तब उनका यह कार्य पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाया जाता है। अगला दिया गया कि उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल किस प्रकार से होता है, तो संभाषणम और लेखनम। ठीक है, संभाषण बोलना और लेखना ये हमारे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कौशल की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषण करोति एवं सा उपयोगम करोति। तो शिक्षिका जो है इनमें से शब्दों को बिना छात्र के सहायता से संप्रेषण कर रही, तो इनमें से क्या कर रही, किसका उपयोग कर रही, तो वह शब्देतर संप्रेषण की बात करेंगे। ठीक है, तो शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण, अर्थात संप्रेषण मतलब क्या होता है, वाक्यों का आदान प्रदान करना, उसका शिक्षण कार्य के समझ में उपयोग भी करती है। तो शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान भी कह या मान सकते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ भली भांति या अच्छी तरह से किया गया परस्पर शिक्षण छात्र वाक्यकार होता है। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ होता है जो अच्छे के वाचक के रूप में कार्य होता है। अगला सिंहस्थ विषये एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशति। भवान् स्वयं अरण्ये सिंहः अस्ति इति मनसि विचार कथम श्रावतु इति एवं सा किं विकसितं प्रति। देखिए सिंहस्थ विषय में एक कथा जो है पठित्वा शिक्षिका छात्रों को निर्देशित देती है कि सिंहस्थ विषय में एक जो कथा जो है पढ़ने को निर्देशित करती है।
और ये दिया गया कि भवान स्वयं आरण्य सिंह अस्ति इति मनस्य विचारे कथम श्रावत इति। तो एवं सा किम विकसितम प्रयुक्त, मतलब ये पूछती तो किसका विकसित कर रहे हैं, वह सृजनात्मकता चिंतन क्षमता का विकसित कर रहे हैं, कि बच्चों में सृजनात्मक चिंतन क्षमता जो है विकसित हो पाए, बच्चे सोचने में कितनी क्षमता कर पाते हैं। भाषा अधिगम अधिग्रहणों मध्य का भेद है। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या होता है, अधिगम प्रयासजन होता है और अधिग्रहण साहजिकम होता है। अगला दिया गया कि विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषाध्ययनम छात्र, विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा के अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा बोल सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तरीय कवितायाः प्रयोजनम अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन करना होता है, क्या हो जाता है, तो कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च आनंदानुभूति। अर्थात प्रारंभिक स्तर में कविता का प्रयोजन उद्देश्य कविता के संगीत अर्थात गान ताल अनुप्रास के आनंद की अनुभूति से होता है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंग कहलाती है, इसलिए कहा जाता है कि कविता को पढ़ते समय पद्यों में लय ताल युक्ति एवं गति का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ और श्लोक आ गए हैं, इन श्लोकों से संबंधित हम जो है लगभग 8 से 9 प्रश्न और करने वाले हैं। अभी हम कुछ 7 से 8 प्रश्न किए थे, ठीक है। इसके बाद पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न किए, अब ग्रामर के प्रश्न करेंगे और इसके बाद फिर आपके जो आपका सब्जेक्ट है SST के टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे। नारी इति पदस्य पर्यायो भवति। देखिए इन तीनों को पहले हमने किया बाल विकास CDP हिंदी संस्कृत का, क्योंकि लेवल फर्स्ट से लेवल सेकंड में साइंस SST सभी के लिए 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, इसलिए हमने सभी के लिए कर दिया क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो नारी इति पदस्य पर्याय भवति, नारी में कौन सा पद जो है पर्याय हो जाता है, तो वो हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, महिला। डी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला दिया गया है कि गद्यांशे अस्मिन् उच्च सुरेण इति पदस्य कृते कई शब्द प्रयुक्ति। तो गद्यांश में जो उच्च स्वर आया है, ठीक, उच्च सुरेण पद आया है, इसमें कौन सा शब्द जो प्रयुक्त किया जा सकता है उच्च सुरेण की बात करें तो वह हो जाएगा तारस्वरेण। अर्थात तारस्वरेण पद का प्रयोग उचित एवं सर्वसम्मत है, क्योंकि ये दोनों पद का एक दूसरे समान अर्थ जो है बोधक भी होता है और इन दोनों पदों में तृतीय एक वचन का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति कारक भी होती है जिसका चिन्ह से द्वारा होता है। तृतीय में क्या होता है, कर्ता ने कर्म से द्वारा होता है ना, ठीक है। तो उच्च स्वर्णिम का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे, तेज आवाज के द्वारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सरल विमलयोः मध्ये कस्मिन् विषये कलह अजायत। तो सरल विमल में मध्य देखा जाए तो कौन से विषय में कलह अजायत किया गया है, तो वहाँ पे पुत्र विषय। जब हम आपका श्लोक पढ़ेंगे तो ये सारे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। विवादस्य निर्णयाय ते कुत्र गतवत्यो। तो विवाद में निर्णय में कौन गया था, तो विवाद में निर्णय लेने के लिए कौन गया था, जब गद्यांश आप ये श्लोक पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा यालयम। अर्थात उन दोनों के विवाद का निर्णय न्यायालय तक चला गया। यहाँ पे संस्कृत में जो दिया गया है न्यायालम होना चाहिए, आधा ना यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो द्वितीय अनुच्छेद में जो उससे पता चलता है कि दोनों स्त्रियों सरला एवं विमला का पुत्र विवाद न्यायालय पर चला गया था। तो विवादे पराकाष्ठम गते द्वे अपि न्यायालम गतव्यम। अगला दिया कि बालकम विभज्य अर्धम स्वीकृताम इति कह उदत। तो बालकम विभज्य अर्धम स्वीकृताम किसने बोला था, उदत मतलब बोलना होता है, तो ठीक है, न्यायालयधीश ने बोला था। न्यायालयधीश ने प्रश्न क्या पूछा गया कि बालक को बांट कर विभाजित कर आधा आधा करके स्वीकार कर लो, न्यायाधीश ने बोला। तो ऐसा कथन न्यायाधीश ने कहा था, क्योंकि गद्यांश की संपूर्ण पंक्ति गद्य के तृतीय अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति के प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि इवं बालकम विमज्य अर्धम अर्ध जो है स्वीकृताम, ठीक है, श्लोक पर ऑलरेडी दिया गया है। अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे इति कावदत। ये शब्द दिया गया कि अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे, ये किसने बोला था, तो ये भी आपके सरला ने बोला था। सरला का कथन है कि अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे, ऐसा कथन सरला ने कहा था कि मैं इस बालक के जीवन को मांगती हूँ, इसको आधा आधा नहीं करना है। ये किसने कहा था, सरला ने कहा था। अगला जो प्रश्न दिया गया कि अनुच्छेदे अस्मिन् दीर्घायु इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम।
तो दीर्घायु जो शब्द दिया गया है, ये पद जो है किस पर प्रयोग किया गया है, वह होगा चिरायु। दीर्घायु मतलब अधिक समय तक जीवित होना, अत्यधिक वर्षों तक जीवित होना, जिसे हम चिरायु कहते हैं। ठीक है, चिरंजीवी हुआ, सो आशीर्वाद भी ऐसे देखते हैं, बोलते हैं ना। ठीक है, तो मतलब होता है लंबी उम्र। न्यायाधीशस्य निर्णयेन सरला वाक वास्तविक माता। तो न्यायाधीश निर्णय लेने में सरला को क्यों वास्तविक माता कहा? ठीक, तो मोहनस ने कहा। देखिए, न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार सरला मोहन की वास्तविक माता थी। सरला सरल भाव की स्त्री थी। प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद का अंतिम पैराग्राफ में चिन्हित किया गया है कि अतः सरलयो मोहनस्य माता इत्यो अस्य वादस्य निर्णय। यानी एक पुत्र था और दो माताएं वहाँ पे कह रही थी, यह आपका श्लोक था। ठीक है, कि ये मेरा पुत्र है। और उस पत्र पर सरला, क्योंकि देखिए जो रियल में माता होगी वो कहीं ना कहीं उसमें सरलता होगी, उसका जीवन जीने के चाहेगी। ठीक है, जैसे न्यायाधीश ने कहा कि उन दोनों का आधा आधा कर लीजिए, तो जो ठीक है जो असली माँ उसकी करुणा होती है कि मेरा बच्चा जीवित होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, दीर्घायु अत्यधिक समय तक जीवित होना चाहिए, वो एक माता ही कर सकती है इस। ठीक है, तो देखिए बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम। तो बहुप्रसन्ना का विलोम आपको करना। बहुप्रसन्ना मतलब बहुत प्रसन्न होना, इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहुत दुखी होना। ठीक है, चलिए बात करेंगे। अब बात करेंगे, देखिए महत्वपूर्ण, देखिए लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए यह। तो पहला प्रश्न आपके एसएसटी के टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी बताइएगा। तो कबड्डी में सभी लोग जानते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ियों की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया कि राग पीलू किस वर्ग में आता है? शुद्ध, संकीर्ण, एवं भी, या किसी में नहीं आता है। तो जो राग पीलू होता है वह किस वर्ग में आ जाता है? तो वह आपके संकीर्ण वर्ग में आ जाता है। किसका उपनाम गलत है? सभी बताइए कि उपनाम जो है गलत रखा गया है। वाजिद अली को अख्तर पिया इनका उपनाम है। समांता प्रसाद मिश्र का गुदई महाराज की बात करेंगे। ठीक है, महबूब खां दरस को पिया और इनायत हुसैन को प्राण पिया। तो किसका जो है उपनाम जो है गलत दिया गया है? तो आप जानते हैं इनायत हुसैन का जो उपनाम प्राण है वह गलत दिया गया है। तो इनायत हुसैन का उपनाम क्या है, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? सभी बताइएगा। तो फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है वह आपके 1872 में हुआ था। अगला, सैयद मोदी को किस खेल के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला? तो सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सभी बताइएगा। तो वह दोस्तों बैडमिंटन की बात करेंगे। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? जी हाँ, 3, 2, 4 या 5 चक्र होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? सभी कमेंट करके बताइएगा। वह होते हैं 5। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज में टोटल जो है 5 चक्र होते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का या धार्मिक स्वतंत्रता का? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जिन अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है वह जो अधिकार हैं वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग की बात करेंगे। अगला, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? मक्का, गेहूँ, जौ, धान। तो सोनालिका किस फसल की जो है प्रजाति है? सभी बताइएगा। तो वह हो जाएगी आपकी गेहूं की। जी हाँ, सोनालिका जो है गेहूं फसल की एक प्रजाति होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न तत्वों द्वारा हुआ है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड है, ठीक है, तो इसका जो आंतरिक निर्माण है किन से हुआ है? तो आंतरिक संरचना का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? वह आपका कहलाता लोहा और निकेल। ठीक है, निर्माण निफे अर्थात लोहे व निकल, इसको निफे भी बोलते हैं। ठीक है, तो निफे भी हम बोल सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे जो निचली परत कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, सभी कमेंट कीजिएगा। तो वायुमंडल की जो हमारी निचली परत कहलाती है वह कहलाती है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास आंकी गई है, मानी जाती है। और ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ध्रुवों पर कहाँ पर?
दोनों पर जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो किस आधार पर राष्ट्रपति जो है राज्यपालों को पदच्युत करता है, नियुक्त करता है? सभी लोग बताइएगा। वह संविधान अनुच्छेद 156(3) के तहत। राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 156 थर्ड के अनुसार राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को प्रसाद या पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, परंतु इसका आधार क्या होगा, इस विषय में संविधान में कोई वैध नहीं दिया गया है, संविधान में कोई मौन नहीं है। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताना है। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या की बात करेंगे 500+, जिसमें से 12 आपके सभी लोग जानते हैं मनोनीत होते हैं सदस्य। अगला प्रश्न, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? तो वर्ष 1959 में देखा जाए पंचायती राज को लागू करने वाले जो सर्वप्रथम हैं वह हमारे कौन से कहलाते हैं? वह कहलाते हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, राजस्थान वर्ष 1959 में जो पंचायती राज आई थी, 2 ऐसे राज्य सर्वप्रथम लागू हुआ था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? कौन निर्णय करता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय जो करने वाले होते हैं वह आपके लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण जो सभी लोग जानते हैं परस्पर संवाद की बात करेंगे। ऑपरेशन जो फ्लड है वह किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और इसके सूत्रधार कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती? तो जो मांसपेशियां होती हैं वह किस कार्य में सहायक होती हैं? वह शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो मनुष्य को व्यायाम जो है सभी लोग जाइएगा अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रातः काल जो है खाली पेट करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह कपाल में स्थित होता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग आदेश या नियंत्रण तंत्र की कार्यकर्ता, जिसे हम कपाल, यह जो है कपाल में सुरक्षित रहता है। चित्रकला के तत्व होते हैं। तो चित्रकला के कितने तत्व होते हैं? तो चित्रकला के वर्ण ज्ञान, रेखा रूप, पोत अंतराल, ये सारे तत्व होते हैं। तो ये सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विरोधी रंग कौन से होते हैं? तो विरोधी रंग जो होगा सभी लोग बताइएगा कौन कहला जाएंगे? तो लाल और हरा, ये क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है? वह सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं 12, जिसको हम बात भी कर चुके हैं। 12 505 जो है यहाँ पे आपके टोटल होते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, जो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? सभी बताइएगा। वह हो जाता है आपका धर्मपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य पर है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सभी लोग बताइए। तो कालीबंग राजस्थान राज्य पर स्थित है, सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। यह प्रागैतिहासिक काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य इस पर मिले। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से जुटा हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं आदि भी हैं। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भूला भाई देसाई। क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया 1954 ईस्वी पर। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, टीबी सप्रू, काटजू जैसे वकील शामिल थे। वकीलों के इस पैनल की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली हैं? तो वक्राकार ईंटें जो सिंधु सभ्यता में मिली हैं वह कहाँ पर मिली हैं? वह सभी लोग जानते हैं चान्हू दड़ों पर। ठीक है। कालीबंगा
से जुता हुआ खेत, लोथल से गोदीवाड़ा तथा हड़प्पा से अन्नगार के साक्ष्य मिले हैं। हम बात करेंगे मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल बताना। अनुपयुक्त फल बताइए, उपयुक्त फल नहीं बताना, अनुयुक्त, ठीक है। तो मुरब्बा बनाने के लिए संतरा से नहीं बनता, बेल, आंवला, सेब ये तीनों के बनते हैं, लेकिन आपका संतरा से अनुपयुक्त फल होगा मुरब्बे बनाने के लिए। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, सभी बताइएगा। तो हम कह सकते हैं 65% की बात करेंगे। फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है? परागकण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक दोनों से। तो फर्टिगेशन का जो संबंध होता है वह किससे होता है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वह संबंध होता है जल एवं उर्वरक दोनों से होता है। अगला प्रश्न है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? तो भोजन में सबसे अधिक जो कैलोरी होती है वह आपके वसा पर होती है, ठीक है। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी वसा में पाई जाती है। वसा के 1 ग्राम अणु के कितना, वसा के जो है 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। मूल्यांकन का जो संबंधित किससे, तो मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? मूल्यांकन आपका छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित होता है। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखीकरण का एग्जाम्पल बताना है, सभी लोग बताइए। तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या होता है? किलिमंजारो। किलिमंजारो अर्थात तेजानिया, ठीक। अगला है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो आधुनिक भारतीय कला का जो पितामह कहलाता है वह क्या कहलाता है? अविंद्रनाथ। 20वीं शताब्दी से आरंभ में अविनाश टैगोर की अध्यक्षता में चित्रकला के क्षेत्र में नई क्रांति हुई, जिसे नव्य कला आंदोलन भी कहते हैं। कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। तो कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम जो हो जाता है वह कहलाता है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था, यह किसका मत था? यह मत था BR अम्बेडकर। अगला, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक जो सरकार का अर्थ होता है, संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक, इन तीनों के अनुसार सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया है। सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है और 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली जो नदी कहलाती है वह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? ऐसा ग्रंथ जो सारंगदेव द्वारा रचित है वह ग्रंथ आपका कहलाता है संगीत रत्नाकर। आमद शब्द संबंध है, तो आमद जो शब्द किससे संबंधित है? तो आमद ये जो शब्द है साथियों, ये आपके नृत्य से संबंधित हो जाता है। बंची टाप एक बीमारी है, आम की है, केले की है, चीली की है या सेब की हो जाती है। तो बंची टाप एक बीमारी है, किस फसल की है, किस फल की है? तो यह कहलाती है केले की। बंची टाप केले में होने वाली एक बीमारी है। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो सामाजिक विषय में जो TLM जो है प्रयुक्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सभी बताइएगा। तो वह होता है आपका नेपियर पट्टी की बात करेंगे। इनमें से किस जलवायु में प्रदेश में एक्सिमो पाए जाते हैं? किस प्रदेश में जो है या किस जलवायु प्रदेश में एक्सिमो पाए जाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सिमो की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टुंडा प्रदेश। एक्सिमो टुंडा जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रदेश का विस्तार 70
से लेकर ध्रुव तक है और यह प्रदेश मुख्यतः बर्फ से ढका रहता है। रेडियर टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख यह पशु कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? तो विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले और कोई नहीं, आपके हर्बर्ट सन हो जाएंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के दूरी मध्य की अगर बात करें 3,84,400 किलोमीटर के आसपास। जी हाँ दोस्तों, दोनों दूरियों को मिलाकर हमें 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी प्राप्त होती है। इसे ही हम चंद दूरी या लूनर डिस्टेंस भी मानते हैं। चंद्रमा एक समकालिक कक्षा में रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी इसे पृथ्वी की परिक्रमा में उतना ही समय लगता है जितना इसे अपने धुरी पर जो है एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। इनमें से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? वह नर्मदा। ठीक है साथियों, नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा के साथ साथ ताप्ती नदी भी जो है भारत में विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताइएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1879 ईस्वी की बात करेंगे। ठीक है, 1879 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। वे एक मानवतावादी विचारक थे। स्वामी विवेकानंद जी एक मानवतावादी विचारक थे। इन्होंने मानव की सेवा करना व्यक्तित्व का परम कर्तव्य भी बताया है। वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार के सदाचार, उपरोक्त सभी आधारों पर जो है स्वतंत्रता असीमित नहीं। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व, ये तीनों जो है राज्य सूची में उल्लेखित है, लेकिन नागरिकता जो है उल्लेखित नहीं, क्योंकि नागरिकता केंद्र सूची का विषय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में देखेंगे मोती मस्जिद है और इसका निर्माण करने वाले आपके औरंगजेब ने किया था। जी हाँ, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, जबकि दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने, सभी लोग जानते हैं, आगरा नगर की स्थापना की थी, जिसे उसने अपनी राजधानी कब बनाया था? 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था का नाम बताइए। जी हाँ साथियों, गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है बालियां निकलना, दुग्धावस्था में, या कल्ले निकलना, या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं की जो प्रथम क्रांतिक अवस्था कहलाती है वह कहलाती कल्ले निकलना। गेहूं में इसी समय क्या है फिर सिंचाई की जाती है, जब कल्ले निकलते हैं ना, बाली जैसे निकलना जो बोलते हैं, वह कल्ले निकलना हो जाता है। जो कहते हैं ना गेहूं गलेथ में हो चुका है, वही है आपका। मृदा विज्ञान वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, या इडेफोलॉजी कहते हैं। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसी को हुई इडेफोलॉजी कहा जाता है। अगला, सन 1763 ईस्वी में जयपुर के किस शासन के रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया था? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, मधो सिंह सेकंड, या मधो सिंह फर्स्ट? तो सन 1763 ईस्वी में जयपुर के किस शासन में रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर जो बसाया गया था, वह आपका है सवाई माधोपुर फर्स्ट के द्वारा बसाया गया था। अगला दिया कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? जी हाँ, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जो कुल देवी कहलाती हैं बाण माता, रानी सती, भादड़ा माता, या शकराय माता की बात करेंगे। तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं बाण माता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भेंट के दंगल का मुख्यतः कहाँ आयोजित होता है? धौलपुर में, करौली में, लक्ष्मणगढ़ में, या अलवर पर?
तो भेंट के दंगल मुख्यतः कहाँ आयोजित किए जाते हैं? वह होता है आपके धौलपुर। धौलपुर का बाड़ी बसेटी क्षेत्र में भेंट के दंगलों के लिए जो है जाना जाता है। अगला 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ज्वाला प्रसाद, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, ताड़केश्वर शर्मा या रामकरण जोशी। तो 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे? वह थे पंडित नरोत्तम लाल जोशी की बात करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? बबूल, झरबेरी, खेजड़ी या केर की बात करेंगे। तो राजस्थान में ऐसा वृक्ष जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है, वह जो पेड़ है वह सभी लोग जानते हैं, वह आपका है खेजड़ी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सामाजिक अध्ययन के निरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होता है? व्याख्यान, शब्ददृश्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक साधन होता है वह कौन सा होता है? वह होता है शब्ददृश्य, क्योंकि इसकी सहायता से शिक्षण कार्य करने से अभ्यर्थी उसे आसानी से समझ लेते हैं तथा उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और 90वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शैक्षिक क्षेत्र में पाठचर्या का तात्पर्य क्या होता है? पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम या कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री। तो शैक्षिक क्षेत्र में जो पाठचर्या का तात्पर्य होता है वह क्या होता है? वह होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चंस की बात करेंगे। CDP के 30 क्वेश्चंस किए, फर्स्ट लैंग्वेज में आपके हिंदी संस्कृत के 30 क्वेश्चन करें और 60 क्वेश्चन SST के हमने पर्यावरण आपके सामाजिक अध्ययन के करें, सोशल साइंस के। तो ये आई होप आपने अच्छे तरीके से समझा। ये मॉडल पेपर था और इससे आगे आने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल पेपर आएंगे, A to Z होंगे और इसी टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। बाकी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण आपके 15 से महत्वपूर्ण शिक्षा, मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी आपके ऑलरेडी मैराथन क्लास वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और टारगेट यहाँ पे 125+ है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना पक्का है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपके अगले मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।